सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाला अजीब ससुराल। सुनो जी, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है खाने के लिए। 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया किसी ने। कुछ तो करो। सुमित्रा, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। मैं नहीं पाल सकता इन बच्चों को। अब मुझे लगता है हमें इन लड़कियों को ब्याह कर अपना बोझ कम करना पड़ेगा। लेकिन बिना पैसों से ब्याह भी कौन करेगा? मुझे पता है कौन करेगा। गरीबी से परेशान किशोर जी तुरंत गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पंडित जी, आपने मुझे बताया था कि शहर का एक परिवार अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है और वो बिना दहेज के शादी करने को तैयार है। हाँ किशोर, क्योंकि उन लोगों से मेरी बेटी के रिश्ते की बात कीजिए। मैं उनके घर में पारुल की शादी करना चाहता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग सही है किशोर। पारुल जैसी प्यारी बच्ची को ऐसे मनहूस घर में, ऊपर से लड़का भी पारुल से 10 साल बड़ा है। सोच लो एक बार फिर से। हाँ, सोच लिया पंडित जी, आप रिश्ते की बात कीजिए। किशोर जी की जिद देखकर पंडित जी हैरान रह जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, मैं आज ही उन लोगों से बात कर लेता हूँ। किशोर के कहने पर पंडित जी शहर के जाने माने सफेद कपड़े पहनने वाले करोड़पति घर में पारुल का रिश्ते की बात करते हैं। गुप्ता जी, आप अपने बेटों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे ना? मेरे पास एक रिश्ता है, गरीब है और बच्ची की उम्र केवल 20 साल है। तो क्या आपको रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। आप बस हमारे बच्चों की शादी कराइए। लड़के वाले से मंजूरी लेकर पंडित जी किशोर के पास जाते हैं और उसे शादी की तैयारी करने के लिए कहते हैं। और कुछ ही दिनों में पारुल और निखिल की शादी हो जाती है। और शादी वाले दिन, देख पारुल, तेरी बारात आ गई है। सुना है तेरे बाबा ने तेरा रिश्ता बहुत अमीर घर में तय किया है। चल चल, इसकी बारात देखने चलते हैं। हम भी तो देखिए करोड़पति घर की बारात कैसी होती है। पारुल की सहेलियां और सभी गांव वाले बैंड बाजे की आवाज सुनकर बारात देखने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन बारात देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से केवल परिवार के लोग थे और दूल्हे सहित सभी ने केवल सफेद रंग के कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से बारात किसी मातम जैसी लग रही थी। और उस बारात को देखकर सभी गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। हे भगवान, इस मनहूस घर में तय किया है किशोर ने अपनी बेटी का रिश्ता। अरे इस घर में तो कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता, तभी तो सारे लड़के कुंवारे हैं इनके अब तक। अरे भैया, न जाने क्या होगा बेचारी पारुल का, कहीं से भी मनहूसियत न झेलनी पड़े। सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में पारुल की शादी होते देखकर सभी गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। पारुल की शादी सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में हुई है। लोग डरते हैं, लेकिन किशोर जी की जिद की वजह से पारुल की शादी निखिल के साथ कर दी जाती है। और लाल सुर्ख जोड़े में पारुल विदा होकर अपने ससुराल जाती है। और गृह प्रवेश के समय, आओ बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे भैया चलो, कम से कम हमारे एक और बेटे की शादी तो हुई। इस घर में एक बहू के कदम पड़े। पारुल की दादी, सास और एक जेठानी उसका गृह प्रवेश करती हैं। लेकिन अपने ससुराल में कदम रखते ही पारुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और पारुल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये कैसा ससुराल है मेरा। सब कुछ सफेद ही सफेद। मतलब शादी के दिन सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हैं और पूरा घर भी सफेद रंग का दिख रहा है। और परिवार में केवल 3 औरतें हैं और बाकी सभी मर्द। और पूरे परिवार ने सुंदर सुंदर जरी मोती और नग लगे हुए डिजाइनर लेकिन सफेद ही रंग के कपड़े पहने हैं। और तो और पूरे घर में सोफा, पर्दे, फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी सफेद रंग का ही था। तभी चारू, अपनी नई देवरानी को उनके कमरे में लेकर जाओ। शादी की भागदौड़ में थक गई होगी। जी मम्मी जी। चलो पारुल, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल पहली रसोई है। इसके बाद पारुल अपने कमरे में जाती है और थकान की वजह से उसे बिस्तर में लेटते ही नींद आ जाती है। और अगले दिन सुबह, आज तो मेरी पहली रसोई है, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? अपने मायके से तो मैं कोई भी कपड़ा नहीं लेकर आई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। क्या सोच रही हो पारुल? चलो जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ, सभी लोग नीचे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे तैयार हो जाओ निखिल जी, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। मेरे माता पिता इतने गरीब थे कि मैं अपने मायके से कुछ नहीं लाई हूँ। अरे चिंता क्यों करती हो, हम लोगों ने पहले ही तुम्हारे लिए शॉपिंग कर ली थी। ये देखो कितने सारे कपड़े खरीदे हैं हमने तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर निखिल पारुल को उसकी अलमारी खोलकर दिखाता है। लेकिन अलमारी में कपड़े देखते ही पारुल, इतने सारे कपड़े और ये सारे के सारे सफेद। आप लोग ठीक तो हो? नई नई दुल्हन को सफेद रंग के कपड़े कौन पहनाता है? पता है ना नई दुल्हन के लिए सफेद रंग कितना अशुभ होता है। पारुल धीरे बोलो, अगर दादी ने सुन लिया तो कितना नाराज होंगी। हमारे परिवार में सफेद रंग को ही शुभ माना जाता है, इसीलिए हमारा पूरा परिवार केवल सफेद ही रंग के कपड़े पहनता है। लेकिन निखिल जी। लेकिन कुछ नहीं पारुल, अलमारी में एक से बढ़कर एक डिजाइनर और सुंदर कपड़े हैं। तुम कुछ भी पहन लो, बस सफेद होना चाहिए। बाकी हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है।
पारुल बेमन से अलमारी में से सफेद रंग की ही एक ड्रेस निकालती है और उसे पहनकर तैयार हो जाती है और रसोई में आती है, जहां उसकी दादी, सास, ताई सास और जेठानी पहले से मौजूद थी और सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हे भगवान, यहाँ भी सफेद, ये क्या चक्कर है? आखिर इस घर के लोग केवल सफेद ही रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका राज जाना होगा। क्या हुआ पारुल बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। पारुल रसोई में जाकर सभी लोगों के पैर छूती है। तभी पारुल, आज तुम्हारी पहली रसोई है, ध्यान रहे रसोई में खाना बनाते समय तुम्हें ये एप्रन पहनना है ताकि तुम्हारे सफेद कपड़ों पर किसी भी तरह का कोई धब्बा न लगे। हाँ बेटा, ध्यान रहे कि ये कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने पूरे घर में किचन से लेकर सफाई करने के लिए स्टाफ लगा रखा है। तुम थोड़ा ध्यान से रहना। लेकिन मम्मी जी, फिर हम घर में भी इतने हैवी सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? हम दूसरे रंगों के कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना? हमारे घर में सफेद रंगों के अलावा किसी रंग के कपड़े नहीं पहने जाते और ये हमारे खानदान की परंपरा है। ये कैसी अजीब परंपरा है, पता नहीं मुझे ये क्यों मिला ये सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाला अजीब ससुराल। अपने मम्मी से बातें सोचते सोचते पारुल पहली रसोई के लिए खीर, पूरी, पकौड़े, हलवा बनाकर तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। अरे वो आज तो नई नई बहू ने हमारे लिए पहली रसोई बनाई है। क्या क्या बनाया है पहली रसोई में पारुल बहू ने? दादी जी, खीर, पूरी, पकोड़े, हलवा सब कुछ बना है, चलिए आप लोग खा लीजिए। पारुल सब लोगों को खाना परोसती है। तभी उसकी सफेद रंग की जरी वाली साड़ी पर सब्जी गिर जाती है, जिसके बाद हमने समझाया था ना पागल बहू, तुम्हें गिरा दिया ना सब्जी का दाग अपनी साड़ी पर। अब ये दाग जाने कैसे साफ होगा? वो मम्मी जी, ये तो गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आगे से पारुल बहू इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे कपड़े खराब ना हो। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद खाना खाकर सभी लोग पारुल को पहली रसोई का शगुन देते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन दोपहर के समय हॉल में चारू अपने 5 साल के जुड़वा बेटों को डांट रही थी। वंश, शुभम, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर खेलना ही है तो ऊपर सोफे पर बैठकर खेला करो। एक तो सफेद कपड़े, ऊपर से तुम लोग इतना गंदा कर देते हो इन्हें कि मैं तो थक ही जाती हूँ तुम्हारे कपड़े बदल बदल कर और उन कपड़ों को धोकर। अरे भाभी, आप बच्चों को क्यों डर रही हैं? बच्चे तो कपड़े गंदे करेंगे ही ना। गलती हमारी है, हम बच्चों को सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनाते हैं? पारुल, आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद कभी मत बोलना। अगर दादी जी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं होगी। लेकिन क्यों भाभी, क्यों हमारा परिवार केवल सफेद रंग के कपड़े पहनता है? इन सब के बारे में तुम दादी जी से जाकर पूछो, वही तुम्हें बताएगी। चारू की बात सुनकर पारुल हैरान रह जाती है, लेकिन दादी जी से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती। 1-2 दिन इसी तरह बीतते हैं और एक दिन पारुल सारे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन एरिया में लेकर जाती है। एक तो हमारे परिवार में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से सभी लोग सफेद रंग के इतने हैवी डिजाइनर कपड़े पहनते हैं जिन्हें दिन में 4 बार बदलना पड़ता है और कितने गंदे हो जाते हैं। जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धो देती हूँ। पारुल वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने वाली होती है, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। ये क्या कर रही हो पारुल? तुम्हें पता है ये कपड़े कितने महंगे हैं? अगर इन्हें वॉशिंग मशीन में धोने डालोगी तो ये सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। एक काम करो, स्टाफ को बोलो कि सारे कपड़े हाथ से धोएगा और तुम सामने खड़े होकर देखती रहना कि कोई भी कपड़ा खराब ना हो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। इसके बाद पारुल स्टाफ से सारे कपड़े धुलवाकर छत पर सुखाने लेकर जाती है और जब वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है तब अरे तुम तो गुप्ता परिवार की नई बहू हो ना? चलो, इनके एक लड़के का ब्याह तो हुआ, वरना हमने तो सोचा था कि इस परिवार में कोई बहू आएगी ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, ये क्या कह रही हैं आप? चारू भाभी भी तो सही में दूसरी बहू है ना? हाँ, वो तो रोहन लव मैरिज होकर लाया, वरना सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में भला कौन अपनी बेटी देगा? मनहूस हैं ये लोग। ये कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी जी? सबका अपना शौक होता है। अब हमारे परिवार का शौक है सफेद कपड़े पहनना। अरे शौक नहीं, कलंक है, कलंक। खैर मुझे क्या। पारुल से ऐसा कहकर शारदा जी अपने घर में चली जाती हैं, लेकिन पारुल के मन में उनकी बात रह जाती है और अगले दिन सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी पारुल, मम्मी जी, कल तो बसंत पंचमी है, मैं सोच रही हूँ बाजार जाकर सरस्वती पूजन के लिए कुछ सामान ले आऊं और लौटते समय मंदिर के दर्शन भी कर लूंगी। लेकिन सरस्वती तो तुम्हारी का नाम है, क्या बात है, नई बहू सास का पूजन करेगी कल? नहीं नहीं पापा जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो वो सरस्वती माता की बात कर रही थी। अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था ना। रतनलाल जी की बात सुनकर पूरा परिवार जोर का ठहाका लगाता है। तभी चलो चलो, मजाक से हटके। पारुल भाऊ, तुम्हें सरस्वती का पूजन का सामान लाना है ना? ले आना। एक काम करो, आज ही चली जाओ, फिर कल समय नहीं मिलेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं आज ही चली जाती हूँ। पारुल दोपहर में ही सफेद रंग का चिकनकारी सूट पहनकर बाजार जाती है और बाजार में अरे तुम तो गुप्ता जी की नई नवेली बहू हो ना? नई नई बहू और सफेद कपड़ों में, हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है।
नमस्ते आंटी जी। नहीं, वो हमारे घर में रिवाज है सफेद कपड़े पहनने का। हाँ वो तो हमें पता है रिवाज है क्या है। अब कलंक होंगे खानदान पर तो हमेशा मातम मनाते हुए तो रहना ही पड़ेगा ना। क्या कहा आंटी जी आपने? मातम? कैसा मातम? मैं समझ नहीं पा रही। कुछ दिनों में अपने आप समझ जाओगी। वैसे मैं ये कह रही थी कि हम लोग सोसाइटी में कल सरस्वती पूजन करने वाले हैं, तो तुम भी अपने परिवार में कह देना कि वो लोग भी आ जाएंगे, लेकिन सभी को पीले रंग के कपड़े पहन कर आना है। जी ठीक है आंटी जी, मैं कह दूंगी, हम लोग समय पर आ जाएंगे। अरे रहने देना, तुम लोगों के यहाँ तो सफेद कपड़ों के अलावा कोई और रंग के कपड़े पहनता ही नहीं है। हमें पूजन करना है, तुम लोग मत आना। मंजू जी की बात सुनकर पारुल को काफी बुरा लगता है और अपनी खरीदारी करके घर लौटती है और अपनी दादी सास के पास जाती है और उनसे सफेद रंग के कपड़े पहनने का राज पूछती है। दादी जी, हम लोग हमेशा सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? पता है आसपास के लोग हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं, और तो और लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। तुम लोगों की बातों को सुनती ही क्यों हो? लोगों का काम तो कहना ही होता है। लेकिन दादी जी, मुझे जानना है कि हम हमेशा सफेद रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं। बेटा ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी तब मेरे ससुर जी बहुत परेशानी में थे। हमारे पास खाने के लिए एक रोटी तक नहीं थी। तभी हमें बहुत महान ज्ञानी पंडित जी मिले थे। उन्होंने मेरे ससुर जी से कहा था कि हमारे घर में रंगों का होना सही नहीं है। लेकिन दादी जी, ये तो अंधविश्वास की बातें हैं ना। बेटा अंधविश्वास कहो या कुछ और, लेकिन उस समय हमारा परिवार जादू टोने में बहुत विश्वास करता था, और जो पंडित जी थे वो काफी जाने माने थे। उन्होंने हमारी सास को कहा था कि तुम लोग रंगों का त्याग कर दो और केवल सफेद रंग धारण कर लो, इससे तुम्हारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि सब लौट कर आ जाएगा। तो दादी, क्या ऐसा ही हुआ था? क्या सफेद रंग के कपड़े पहनने के बाद ही हमारे घर में धन दौलत आई थी? हाँ बेटा, हमारी सास तो यही कहती थी, क्योंकि जब हम गरीब थे तब तुम्हारे ससुर जी पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, और उन बाबा के मिलने के बाद ही तुम्हारे ससुर जी ने अपना व्यापार बनाया और हम धीरे धीरे अमीर होते चले गए। लेकिन दादी, ये तो लॉजिक वाली बात है ना कि दादाजी के व्यापार की वजह से हमारे घर में धन दौलत आई है, ना कि उन बाबा के अंधविश्वास की वजह से। बेटा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ऐसा तो नहीं है ना कि हम तुम्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं दे रहे। तुम अब जाओ, जाकर अपना काम करो। पारुल मायूस होकर लक्ष्मी जी के कमरे से बाहर आ जाती है और अपने मन में ठान लेती है, अब तो मैं ये साबित करके रहूंगी कि ये सफेद रंग के कपड़े पहनने वाला जो अंधविश्वास है, और उसने केवल पैसे कमाने के चक्कर में हमारे परिवार में ऐसी भ्रांति फैलाई थी। अगले दिन सुबह सुबह मंदिर में, आज कम से कम भगवान को तो पीले रंग के कपड़े पहना देती हूँ, आज सरस्वती पूजन है। पारुल बाजार से लाए हुए पीले रंग के कपड़े सभी भगवानों को पहना देती है। तभी पूरा परिवार सफेद रंग के अलग अलग कपड़े पहनकर वहां आता है। उसके देवर, जेठ, पति और ससुर सफेद रंग के जरी वाले अचकन और कुर्ता पहनकर आते हैं। उसके साथ सफेद रंग की मोतियों वाली साड़ियां और डिजाइनर ब्लाउज पहने हुए होती हैं। उसकी जेठानी ने सफेदी रंग का बहुत सुंदर गाउन पहना होता है और जेठानी के बच्चे सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर आते हैं। वहीं खुद पारुल ने सफेद रंग का बहुत ही सुंदर लहंगा पहना होता है। लेकिन जैसे ही सब लोग मंदिर में आते हैं, उसकी दादी सास पारुल पर चिल्लाती है, पारुल ये क्या तरीका है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे घर में सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, फिर तुम भगवानों के लिए पीला रंग क्यों लेकर आई हो? दादी जी, आज तो बसंत पंचमी है ना, हम लोग सफेद रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन भगवान तो पहन सकते हैं ना। पारुल तुम अपनी मर्जी चलाना बंद करो। हमारे परिवार में जैसा होता आया है हम वैसा ही करेंगे। अभी तुरंत बदलो ये कपड़े। पारुल फटाफट भगवान के कपड़े बदल देती है और उसके बाद सरस्वती पूजन किया जाता है। इसी तरह पारुल के इस सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में कुछ दिन और गुजरते हैं और एक दिन मैं सोच रही हूँ कि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो क्यों ना बाजार से जाकर कुछ कपड़े ही खरीद लिए जाए। हाँ, कपड़े तो मुझे भी लेकर आने हैं, तो चलो सभी लोग साथ में शॉपिंग करते हैं। सभी लोग बाजार में शॉपिंग करने के लिए एक बहुत बड़े मॉल में जाते हैं। दुकानदार भाई साहब, मेरे पूरे परिवार के लिए एक से बढ़िया एक चिकनकारी जरी मोतियों वाले कपड़े दिखाइए। कपड़े सारे लेटेस्ट डिजाइन के होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए, मैं आपको कपड़े दिखाता हूँ। दुकानदार पूरे परिवार के लिए बहुत सुंदर सुंदर रंगों के कपड़े दिखाना शुरू करता है। तभी रतनलाल जी, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप मेरे परिवार को केवल सफेद रंग के कपड़े ही दिखाइए। हमारे परिवार में केवल सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। अरे भाई साहब, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे इतने सारे लोगों के लिए केवल सफेद ही सफेद रंग के अलग अलग डिजाइन के कपड़े हम कहाँ से दिखाएंगे? जाइए आप लोग, भाई हमारे पास नहीं है आप लोगों के लिए कपड़े। वो दुकानदार पूरे परिवार को बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। इसके बाद 2-4 और शोरूम में जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें सफेद रंग के कपड़े नहीं मिलते और सभी लोग जाकर एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। काफी ज्यादा थकान हो गई ना। रोहन, निखिल, कार्तिक, प्रेम, तुम सभी लोग कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लो। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं।
अपने पिता की बात सुनकर सभी बेटे खाना ऑर्डर करने के लिए जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक, भाई साहब, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की मातम में से आने के बाद पहले अपने घर पर जाकर शुद्ध होते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसके बाद कहीं खाते हैं। अरे लेकिन हम लोग किसी के भी मातम में से नहीं आए हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई साहब झूठ मत बोलिए, आपके कपड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि आप किसी के मातम में से आए हैं। पूरा का पूरा परिवार सफेद रंग के कपड़े पहनकर बैठा हुआ है। अरे भाई, हमारे घर में केवल सफेद ही रंग के कपड़े पहने जाते हैं। बेवकूफ, किसी और को मनाना। हम ऐसे अशुद्धता वाले लोगों को अपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकते। जाओ आप लोग यहाँ से। रेस्टोरेंट का मालिक पूरे परिवार को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है और सभी की बहुत बेइज्जती होती है, जिसे देखकर मैं तो आप लोगों से पहले ही कह रही थी, सफेद कपड़े पहनकर रहना सही नहीं है। देखिए, पहले दुकानदारों ने हमारी बेइज्जती की और अब इस रेस्टोरेंट के मालिक ने। हमें अपने आप को बदलना होगा। अरे देखो पारुल बहू, अब ये सब बातें करने का कोई समय नहीं है, हम घर चले, बहुत बेइज्जती हो गई आज। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर घर के लिए निकलते हैं और जैसे वो घर के पास पहुंचते हैं और एक साथ सब लोग घर के अंदर घुस रहे होते हैं कि तभी अरे देखो, सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पहनने वाला अजीब सा परिवार फिर वही मातम में से आ गया। काहे का मातम? उनके घर में तो रोज का ही मातम होता है। कभी देखा है किसी को केवल सफेद रंग के कपड़े पहनकर घूमते हुए? पूरा परिवार पड़ोसनों की बातें सुनकर काफी शर्मिंदा महसूस करता है और घर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग खरीदारी करने गए थे बाजार में, कुछ पसंद नहीं आया? पसंद तो तब आएगा ना जब कुछ मिला हो। पूरे शहर में हमें गर्मियों के सफेद रंग के कपड़े कहीं पर नहीं मिले। अब तो वही करना पड़ेगा जो हम हर बार करते हैं। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ अपने डिजाइनर को बुला लेता हूँ, वही हम सबके अलग अलग कपड़े डिजाइन करेगा। सभी परिवार के लोग बात कर रहे होते तभी वंश और शुभम, लेकिन हम लोग व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनेंगे। हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, और कपड़े इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं कि मम्मी दिन भर डांट लगाती रहती है और पिटाई भी कर देती है। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी चारू, तुम दोनों की शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जाओ कमरे में। अब बच्चों को भाभी ऐसे क्यों डांट रही हैं? गलती तो हमारी है ना, हम ही सफेद रंग के कपड़ों की जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं। ये जिद क्या होता है बहू? हमारे घर में रिवाज है सफेद कपड़े पहनने का। अब तुम इसे हमारी इज्जत समझो या कुछ और। लेकिन दीदी, ये अंधविश्वास है। अब देखिए, आज पड़ोस में कितनी बेइज्जती हुई है। और आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले सरस्वती पूजन में पूरे मोहल्ले को इनविटेशन मिला था, केवल हमें छोड़कर, क्योंकि हम लोगों के यहाँ हमेशा सफेद कपड़े पहने जाते हैं। हाँ, और हमारे दोस्त वगैरह भी हमें कभी भी अपने साथ किसी पार्टी में नहीं बुलाते। रिश्तेदारों में भी हम लोगों को कोई भी कभी नहीं पूछता। ना कोई हमारे घर आना पसंद करता है और ना ही हमें अपने घर बुलाता है। तुम दोनों अपना ये रोना धोना बंद करोगे? जाओ जाकर अपना काम करो। अपनी दादी सास की बात सुनकर दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं और काम करने के लिए वापस रसोई में चली जाती हैं। रसोई में काम करते करते, भाभी, क्या आपको भी लगता है कि हमें अब अपने इस अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए? हाँ पारुल, अब तो इसका असर बच्चों पर पड़ने लगा है। लेकिन दादी को लगता है कि अगर हम लोग सफेद रंग के अलावा किसी और रंग के कपड़े पहनेंगे तो हमारे घर में कुछ न कुछ अपशकुन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपशकुन होता है या नहीं। आप बस देखते जाइए। अगले दिन पारुल सुबह सुबह उठकर नहा धोकर एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनकर आती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या कर दिया पारुल तुमने? हमने मना किया था ना कि इस घर में कोई भी सफेद रंग के अलावा और कोई कपड़े नहीं पहन सकता। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाल रंग के कपड़े पहनने की? दादी, हम बस देख रहे हैं कि अगर हम किसी और रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमारे साथ कोई अपशकुन होता है या नहीं। और फिर कपड़े मैंने पहने हैं, अगर कुछ अपशकुन होगा तो वो मेरे साथ हो जाएगा ना। दादी सास पारुल पर चिल्ला रही होती है। तभी अचानक से उसके साथ सरस्वती जी की आवाज आती है। सभी लोग भागते हुए सीढ़ियों के पास जाते हैं। आउच! उफ! माँ, आज तो मैं मर ही गई। इतनी जोर से सीढ़ियों से पैर फिसल गया। ये पानी किसने सीढ़ियों पर फैलाया? दादी, वो हमारे हाथ से गलती से फैल गया था। मैंने मना किया था ना कि अगर तुम सफेद रंग के अलावा किसी भी और रंग के कपड़े पहनोगी तो हमारे घर में अपशकुन होगा। लो, तुम्हारी सास गिर गई ना सीढ़ियों से। लेकिन दादी, मम्मी जी पानी की वजह से गिरी है। सीढ़ियों पर पानी फैला हुआ था। जो कुछ भी हो, जाओ जाकर अभी तुरंत कपड़े बदल कर आओ। लक्ष्मी जी के गुस्से को देखकर पारुल तुरंत जाकर अपने कपड़े बदल लेती है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से, भाभी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों दिन में चुपचाप जाकर किसी और रंग के कपड़े पहनकर बाजार में खरीदारी करके आए। लेकिन हमारे पास किसी और रंग के कपड़े हैं ही कहाँ। और अगर दादी सास को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं होगी। अरे आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, और कपड़े मेरे पास हैं। मैं लेकर आई हूँ बाजार से। ठीक है, फिर चलते हैं। उसी दिन दोपहर के समय जब सभी लोग अपने कमरों में सो रहे होते हैं, तभी चारू और पारुल दोनों मिलकर एक बहुत ही सुंदर रेड और ब्लू कलर की साड़ी पहनकर बाजार में शॉपिंग करके लाती हैं। और जब वो शॉपिंग करके लौटती हैं तब पूरा परिवार हॉल में बैठकर चाय पी रहा होता है। उन्हें देखकर, ये क्या,
तुम दोनों कहाँ से आ रही हो और तुम दोनों ने ये कपड़े क्या पहने हुए हैं? देखा पापा जी, हम पिछले 3 घंटे से रंगीन कपड़े पहनकर घूम रहे हैं और हमारे परिवार में कोई भी अनहोनी नहीं हुई। आप लोग साथ बैठकर चाय पी रहे हो और सभी लोग बहुत खुश दिख रहे हैं। तुम क्यों अपनी दादी सास की डांट खाने का काम करती हो? जाओ जाकर कपड़े बदलो, इससे पहले वो देख ले। अपनी सास के कहने पर दोनों जाकर फटाफट कपड़े बदल लेती हैं और वापस सफेद रंग के कपड़े पहन लेती हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और चारू और पारल इसी तरह चुप चुप के रंगीन कपड़े न केवल खुद पहनती हैं बल्कि अपने बच्चों, अपने पति और अपने कुंवारे देवर को भी पहनाती हैं और हर बार कपड़े पहनकर बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचती हैं। दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक दिन, सुनो सब लोग, कार्तिक के लिए बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया है। वो लोग आज हमारे घर को देखने आ रहे हैं, तो सभी लोग अच्छे से कपड़े पहनना और नई नई सुंदर सुंदर सफेद रंग की चिकनकारी जरी वर्क वाले कपड़े पहनना जिन पर चांदी का काम लगा हुआ हो। वैसे भी कोई हमारे परिवार में अपनी बेटी देना नहीं चाहता है। मैं नहीं चाहती ये रिश्ता हाथ से निकल जाए। हाँ ठीक है, और चारू और पारुल तुम दोनों खाने पीने का सारा इंतजाम देख लेना। परिवार के सभी लोग खुश होते हैं और जब लड़की वाले उनके घर आते हैं तब, हे भगवान, यह पूरा घर तो सफेद रंग के कपड़ों से लिपटा हुआ है और पूरा घर ही सफेद दिख रहा है। क्यों भाई साहब, आप लोग कहीं किसी के मातम में से आए हैं क्या? हमें पहले बता देते, हम किसी और दिन आ जाते। अरे नहीं नहीं भाई साहब, दरअसल हम लोगों की परंपरा है कि हमारे परिवार में केवल सफेद रंग के ही कपड़े पहने जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगी। कार्तिक के लिए आए हुए रिश्ते वाले गुस्से में लौट कर जाने लगते हैं। तभी पारुल उन्हें रोकते हुए कहती है, रुकिए आंटी जी, अंकल जी, किसने कहा कि हम लोग केवल सफेद कपड़े पहनते हैं? देखिए जरा, मेरे देवर को ये लाल, काली, पीली, हरी सुंदर कितनी शर्ट पहने हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल राजकुमार जैसे। पारुल अपने फोन में कार्तिक की बहुत सारी रंगीन कपड़ों की तस्वीरें दिखाती हैं और अपने परिवार के लोगों की भी रंगीन तस्वीरें दिखाती हैं, जिसमें उसने अपनी दादी, सास ससुर की तस्वीरें एडिट करके रंगीन कपड़ों वाली बना रखी होती हैं। कार्तिक के लिए आए हुए रिश्ते वाले उन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश होते हैं और कार्तिक का रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, पारुल बहू, ये तुमने क्या किया? तुमसे मना किया था ना कि हमारे घर में रंगीन कपड़े नहीं पहने जाते, फिर तुमने ये रंगीन कपड़े क्यों पहने और मुझसे छिपाकर पूरा परिवार इस साजिश में था? अच्छा दादी, आपने भी तो कितनी सुंदर पीली रंग की साड़ी पहनी हुई है। पारुल ऐसा कहकर अपनी दादी सास को उनका एडिट किया हुआ पीली साड़ी वाला फोटो दिखाती है। अरे ये मैंने कब पहना? मैं तो शादी के बाद हमेशा सफेद ही रंग के कपड़े पहनती हूँ। मैंने तो आज तक पीले रंग का कपड़ा पहना ही नहीं है। इसके बाद पारुल अपने सास ससुर सहित पूरे परिवार को उनके रंगीन कपड़ों वाली तस्वीरें दिखाती हैं और सभी लोग उन तस्वीरों को देखकर हैरान और खुश दोनों होते हैं। बेटा, मैं तो तरस गया था तुम्हारी सास को लाल साड़ी में देखने के लिए। अब यह सफेद रंग मेरी आंखों में चुभने लगा था। देखा दादी, अपने आप को खुद को रंगीन कपड़ों में देखकर आपको कितना अच्छा लग रहा है ना। और आपको शायद पता नहीं, पिछले 2 महीने से मम्मी पापा को छोड़कर हम सभी रंगीन कपड़े पहन रहे हैं। हमारे परिवार में कोई अपशगुन नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। पारुल की बात सुनकर लक्ष्मी देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद खुद एक पीले रंग की साड़ी पहनकर बाहर आती हैं और अपने पूरे परिवार के लिए भी रंगीन कपड़े लेकर आती हैं, जिसे देखकर पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है। तभी, बेटा, तुम्हारी वजह से इतनी पुरानी अंधविश्वास से हमारी मुक्ति मिली है। अब ये घर सच में खिल उठा है, धन्यवाद। और उसके बाद पारुल के सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब से ससुराल में खुशियों के 7 रंगों की नई शुरुआत हो जाती है। ठंड में सुबह 4 बजे छत पर खाना बनवाने वाला गांव। अब इतनी सुबह मुझे उठकर छत पर जाकर खाना भी हाय राम, मेरी तो जिंदगी सुबह उठकर 4 बजे खाना बनाने में ही निकल जाएगी। पायल सुबह सुबह उठकर जल्दी से नहाती है और उसके बाद सुबह ठंड में 4 बजे ही खाना बनाने के लिए छत पर चली जाती है। बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी के सामने वाली छत पर नेहा भी चूल्हे पर खाना बना रही थी। और बताओ बहन, कैसा लग रहा है आज फिर से तुम्हें कड़कड़ाती ठंड में खुली छत पर खाना बनाते हुए? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हर रोज लगता है, और साथ में मुझे तो 1 किलो भर के गुस्सा भी आ रहा है। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत कम है, मुझे तो पता नहीं कितना किलो भर गुस्सा आ रहा है। इन लोगों ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। हर रोज सुबह 3 बजे के आसपास उठो, उसके बाद नहा धोकर पूजा करके ही खाना बनाओ। पता नहीं क्या सिस्टम है कि सुबह 4 बजे ही खाना बनाना है, वो भी छत पर। वही तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने कभी भी घर के अंदर रसोई क्यों नहीं बनाई। अरे कम से कम नीचे रसोई होती तो हमें इतनी परेशानी तो नहीं होती। तभी किसी की आहट आती है, जिस पर नेहा इशारा करते हुए कहती है, लगता ही कोई आ रहा है। ऊपर छत पर पायल और नेहा के ससुराल वाले खाना खाने के लिए आ जाते हैं। एक तरफ पायल खाने में उन्हें बाजरे की रोटी और सरसों का साग परोसती है, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने ससुराल वालों को गर्मा गर्म आलू के पराठे चाय के साथ देती है।
ओहो, अरे बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाकर तो मजा ही आ जाता है इतनी भरी सर्दी में। सच में आज तो बहू ने सवेरे सवेरे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बिल्कुल, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। वहीं दूसरी तरफ नेहा की छत पर गर्मा गर्म आलू के पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ। ओहो, बहू तूने तो गजब ढा दिया है। बिल्कुल, मेरे लिए तो बहू आज थोड़े बहुत आलू के पराठे भी पैक कर देना। जी ठीक है पापा जी। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रमेश, महेश और महेंद्र तीनों अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहे थे। अरे आज तो हमें खेत का काम करने के बाद शहर भी जाना है, सारा सामान लेकर आना होगा। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है और बहुत ज्यादा धुंध भी हो रही है, हमें थोड़ा लेट ही जाना होगा, वरना इतनी ठंड में ठीक से रास्ता भी नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक हम ठीक से काम निपटा लेंगे और उसके बाद हम बाकी गांव का भी काम खत्म कर लेंगे, फिर हमें यश लेकर चला जाएगा। इस तरह तीनों अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और भरी ठंड में सुबह सुबह अपने खेत का काम करना शुरू करते हैं। अपने खेत को पानी देते हैं और वहां पर खाद इत्यादि डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर की महिलाएं जिनके घरों में गाय भैंस थी वो उनके लिए घास फूस लेने जाती हैं। अभी 6 बज गए और मुझे तो अब दोबारा से भूख लगने लग गई, जबकि अभी 5 बजे ही नाश्ता किया था। हाँ, क्योंकि तुझे शुगर भी तो हो गया। शुगर वाले पेशेंट्स को जल्दी जल्दी भूख लगती ही है, लेकिन शुगर है कि तुझे जल्दी ही पता चल गया और अब ये कंट्रोल में आ गई, वरना तो पता नहीं कितनी मुसीबत हो जाती। सच में कुछ भी बीमारी हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। अगर समस्या समय पर हल हो जाए तो इतनी परेशानी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, मेरे भी तो घुटनों में दर्द रहने लग गया है। शुक्र है कि मैंने ज्यादा देरी नहीं की। हालांकि मेरे शहर वाले डॉक्टर के पास थोड़े ज्यादा चक्कर लगे, लेकिन कम से कम अब मैं ठीक हूँ। हाँ चलो, अब हम खेत पर पहुँच गए हैं। सारी घास फूस इकट्ठी करने के बाद आज हमें खेत में भी काम करना है। जल्दी जल्दी आज सारा काम खत्म कर लेते हैं। अब सभी महिलाएं घास को इकट्ठा करने के बाद अपने अपने घर आ जाती हैं और अपने गाय और भैंसों को चारा देने लगती हैं। तब शांति अपनी भैंस को कहती है, अरे तुम तो दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही हो, ठीक से खाना भी नहीं खाती हो। चलो अब जल्दी से अपना सारा खाना खत्म करो, वरना आज मैं तुम्हें बाहर सैर करवाने नहीं लेकर जाऊंगी। सारा खेत का काम करने के बाद शांति अपने कमरे में आराम से लेटी थी। वहीं दूसरी तरफ पायल जब घर का सारा काम कर रही थी तब वो गुस्से में थी। मुझे तो समझ नहीं आता हर रोज सुबह इतनी जल्दी उठने का क्या ही मतलब बनता है। एक तो इन लोगों ने छत पर रसोई बनवा रखी है और सिर्फ मेरा ही ये हाल नहीं है, पूरे गांव का ही ये हाल है। नीचे इतनी सारी जगह है लेकिन किसी ने भी नीचे रसोई नहीं बनवाई। पता नहीं क्या सोचकर पूरे गांव ने ये सिस्टम चालू किया था। अब पायल भी गुस्से में बड़बड़ करते हुए घर का काम करती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और गांव में हर घर का यही हाल था। अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर सीमा नहा धोकर तैयार हुई थी कि उसका 8 महीने का बेटा रोना शुरू कर देता है। अले ले ले ले, मेरा प्यारा बच्चा, क्या हो गया? आखिर तुम इस तरह रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। सीमा उसे चुप करवाने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप नहीं होता। अब मैं क्या करूं? इसे बिस्तर पर लेटाते ही फिर से पता चल जाएगा। अब ये वापस लेटेगा नहीं, इसे गोद में ही रखना होगा, वरना फिर से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे ऊपर छत पर खाना बनाने भी जाना है। खैर मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे ऊपर ही लेकर जाना होगा, वरना यहाँ पर इसका ध्यान कौन रखेगा। अब सीमा अपने 8 महीने के बेटे को भी अपने साथ छत पर ले जाती है और वहां पर सुबह 4 बजे खाना बनाती है और अपने बेटे को वहीं पर पालने में लेटा देती है और उसे भी बीच बीच में झुलाती रहती है। अले ले 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 ले, मेरा प्यारा बच्चा, देखो तो पालने में कैसे झूल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं इसे एक छोटा सा कंबल और उड़ा देती हूँ। उसके बाद सीमा उसे एक छोटा सा कंबल और उड़ा देती है क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से सीमा को बहुत गुस्सा भी आता है। मेरे ससुराल वालों ने भी हद कर रखी है। अरे सिर्फ मेरे ससुराल वालों ही नहीं बल्कि पूरे गांव ने ही हद कर रखी है। इन लोगों को एक तो सुबह 4 बजे खाना बनवाना होता है और ऊपर से छत पर ही। पता नहीं कितना अजीब और खराब सिस्टम है पूरे गांव का। मुझे इतनी ठंड में अपनी बेटी को ऊपर लेकर आना पड़ता है। अगर इसे गलती से भी ठंड लग गई ना तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा। उसके बाद सीमा गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक घर में भी ये कुछ यही कहानी चल रही थी। रितु को उसकी सास ने सुबह जल्दी उठा दिया था। तब रितु को पता चलता है कि उसे सुबह 4 बजे खाना बनाना है, तो उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही रितु की शादी हुई थी। उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नया था। क्या कहा? मुझे एक तो सुबह 4 बजे खाना बनाना है, ऊपर से छत पे जाकर? लेकिन ऐसा क्यों? बेटा, क्योंकि हमारे पूरे गांव में हर किसी के यहाँ पर छत पर ही रसोई है, इसलिए तुम्हें छत पर जाकर खाना बनाना है।
और फिर हम सभी घर से काम के लिए जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए तुम सबको सुबह जल्दी उठकर ही खाना बनाना पड़ता है। अब तुम यहाँ पर अपनी बातों में समय बर्बाद मत करो और जल्दी से जाकर खाना बना दो, हमें काम पर जाने के लिए लेट भी हो रहा है। ये सब सुनकर तो रितु को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ठंड में कांपते हुए अपनी छत पर जाती है, जहां पर बहुत तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। रितु चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है तो उसे गांव की हर छत पर हर बहू चूल्हे पर खाना बनाती हुई नजर आ रही थी। ये क्या सिस्टम है? ऐसा गांव तो मैं पहली बार देख रही हूँ जहाँ पर हर घर में हर महिला सुबह के 4 बजे उठकर खाना बना रही है। मेरे लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। अब रितु सबसे पहले आलू उबालती है और उसके बाद वो एक परात में आटा गूंथ रही थी। फिर वो आलू छीलने के बाद उसमें मिर्च मसाले डालकर उसका मसाला अच्छे से तैयार कर देती है। इतना सब करने के बाद वो आलू के पराठे बनाती है और उसके ससुराल वाले गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं। मानना पड़ेगा भाभी, आपने तो सच में आलू के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं और ठंड में आलू के पराठे खा के तो मजा ही आ गया। हाँ, सच में तुम्हारे हाथों का खाना तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज है। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सभी के पतिदेव अपना लंच पैक करवा के गांव से रेल में अपने अपने काम पर जा रहे थे। मेरे ऑफिस में तो बहुत ज्यादा ही वर्कलोड बढ़ गया है, आजकल और भी ज्यादा जल्दी जाना पड़ रहा है। यार अरे हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ हाल है, सुबह तड़के इतने वक्त उठकर जाना पड़ता है, पूछो ही मत। सर्दी में तो बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं करता, साथ में रात को घर लौटते हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जिसके बाद नींद भी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी मजबूरी है। हमारा गांव इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पर हम खाने कमाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें पैसा कमाने के लिए तो गांव से बाहर शहर में जाना ही पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हमें अपने परिवार वालों को सुख सुविधा देनी है, तो उनके लिए इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। बिल्कुल सही कहा, अब हमें अपने परिवार के लिए इतना तो करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ घर की बहुएं भी अपना घर का सारा काम कर रही थी। रितु भी सुबह उठकर छत पर खाना बना रही थी। सुबह सुबह 4 बजे तक इतना ज्यादा अंधेरा होता है, बस पूछो ही मत। भला इतनी ठंड में भी सुबह 4 बजे किसी का उठने का मन करता है? मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मुझे तो बुखार जैसा हो रहा है। मुझे तो कड़ाके की सर्दी भी लग गई है। खाना बनाने के बाद रितु घर का बाकी काम भी करती है और जिसकी वजह से उसका बुखार थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। वो ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। ठंडे पानी में कपड़े धोकर रितु की हालत और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो सोने चली जाती है। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अभी दवाई ले थोड़ी देर सो जाती हूँ, तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। प्रीति घर में झाड़ू लगा रही थी। आज तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। आज तो मेरी आंख रात को 2:30 बजे ही खुल गई थी। अब बस जल्दी से सारा काम खत्म करके मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद वो जल्दी जल्दी पोछा लगाती है और उसके बाद प्रीति थोड़ी देर आराम करने के लिए सो जाती है। थोड़ी देर बाद अच्छे से नींद पूरी करने के बाद विमला वहां पर आती है। अरे बहू, अब चल जल्दी चल, हमें खेत पर जाकर थोड़ा काम खत्म करके आना है, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी और शाम को फिर अंधेरा हो जाएगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है मम्मी जी, चलिए। प्रीति अपनी सास के साथ खेत पर काम करने के लिए चली जाती है। खेत का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति तो अपनी सहेलियों के पास चली जाती है और विमला अपनी सहेलियों के पास। आओ प्रीति, मैंने बिल्कुल अभी ही चाय बनाई है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। मानना पड़ेगा तुम्हारी टाइमिंग हमेशा कमाल की ही होती है, क्योंकि मैं खुद भी तो कमाल की ही हूँ। बस पायल, हमेशा अपने मोमी या मिट्टू बनने की जरूरत नहीं होती। चलो अब बैठो यहाँ पर। सभी बैठकर अपनी दिनचर्या और अपने कामों के बारे में बात करना शुरू करती हैं, लेकिन घूम फिर कर उनकी सुई हमेशा की तरह फिर से वही सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने पर ही अटक जाती है। पता नहीं हमारे ससुराल वाले कैसे हैं, जहाँ पर हमें सुबह 4 बजे उठकर छत पर इतनी ठंड में खाना बनाना पड़ता है। अरे सिर्फ हमारे ससुराल वाले नहीं, पूरा गाँव ही ऐसा है। हमारे पूरे गाँव में एक भी घर में नीचे रसोई नहीं है। बिल्कुल इसी की वजह से फिर हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ मेरे साथ? मैं कल क्यों नहीं आ पाई थी? हाँ, तुम कल क्यों नहीं आ पाई थी, बताओ जरा हमें। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैं सुबह 3 बजे उठी थी और उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर मैं छत पर जा रही थी। तब मुझे छत पे जाकर खाना नहीं बनाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाना होगा, क्या कर सकते हैं। प्रीति छत पर खाना बनाने जा रही थी। उसके बाद वो ठंड में खाना बनाती है। वो चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। हे भगवान, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भला छत पर खाना कौन बनाता है? कौन बनाता है? क्या तुम बना रही हो और गांव की सभी औरतें बनाती हैं? अच्छा, सारा काम क्या हम महिलाओं के ही जिम्मे आता है? पता भी है इतनी भारी ठंड में सुबह 4 बजे उठकर छत पर खाना बनाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। क्या काम करना मुश्किल हो जाता है? तभी वहां पर प्रीति की सास विमला आ जाती है। आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो?
विमला को देखकर प्रीति घबरा जाती है और बात पलटते हुए कहती है, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि सब काम करना कितना मुश्किल होता है ना। ये लोग सुबह ऑफिस में जाते हैं, वो भी इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में। प्रीति की ऐसी बातें सुनकर तो यश हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, यार कितनी शातिर पत्नी है मेरी। अभी अपने बारे में बात कर रही थी और खुद को बचाने के लिए मेरे ऊपर बात टाल दी, वरना इतना तरस तो मेरे ऊपर कभी नहीं आता इसे। इसके बाद सब खाना खाते हैं और प्रीति उसके बाद जब सीढ़ी से नीचे उतर कर आ रही थी तब उसका पैर सीढ़ी से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। हीरा, मैं तो मर गई, मैं तो फूट गई, आई मेरी तो कमर टूट गई, मर गई हीराम। उसकी चीख सुनकर सभी दौड़े दौड़े आते हैं। अरे अरे प्रीति, क्या हो गया तुम्हें? अरे होना क्या था माँ, मैं तो फूट गई, मेरी तो कमर टूट गई। उसके बाद यश प्रीति को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे वहां पर लेटा देता है। तो कुछ इस तरह मेरा हाल हुआ, मैं जीने से फिसल कर गिर गई थी। आज भी मेरी कमर में काफी दर्द है, लेकिन उतना नहीं। सच में यार, बार बार जीने से ऊपर नीचे करना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ सुबह सुबह ऊपर छत पर खुली हवा में खाना बनाने में। अरे इतनी ठंडी हवा चलती है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। अब मुझे देखो, मेरा 8 महीने का बेटा है, मुझे तो साथ में उसे ऊपर लेकर जाना पड़ता है और वहां पर ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो जाती है। सच में हर रोज सुबह 4 बजे उठकर छत पे जाकर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें अपने घर वालों से इस बारे में बात करनी चाहिए। जब तक हम उन्हें अपनी समस्या के बारे में नहीं बताएंगे तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात कर ली जाए। सही कहा, इस तरह हम कब तक घुट घुट कर जीते रहेंगे। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि सच में हर रोज सुबह 4 बजे छत पर खाना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह सभी अपना मन बना लेती हैं और उसके बाद अपने अपने घर पर आकर इस बारे में बात करती हैं। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? मम्मी जी, मैं कहना चाहती थी कि हर रोज सुबह 4 बजे छत पर खाना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमसे भला क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 4 बजे बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। उसके लिए हमें 3 बजे उठना पड़ता है और फिर इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहा कर पूजा करके फिर हमें जाकर छत पर खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा, क्या तुम्हें ही ठंड लगती है? पूरे गांव की बहू खाना बनाती है, उन्हें तो कोई ठंड नहीं लगती। ठंड तो मम्मी जी सबको लगती है, और हम सभी ने ही ये फैसला मिलकर किया है कि हमें छत पर सुबह 4 बजे खाना नहीं बनाना। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये बात सुनकर शांति बहुत ज्यादा भड़क जाती है। अच्छा जी, हम भी तो इतने सालों से करते आ रहे हैं, हमें तो कभी भी इतनी परेशानी नहीं हो रही थी। तुम आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या परेशानी होती रहती है। इस तरह शांति भी पायल को फटकार देती है और इस तरह बाकी घरों में भी कुछ यही हाल हो रहा था। नेहा भी अपनी सास को ऊपर सुबह 4 बजे खाना बनाने के लिए मना कर रही थी, तब उसकी भी सास भड़क जाती है। अच्छा जी, तुम्हारे कहने से क्या होता है? खाना तो तुम्हें छत पर ही बनाना पड़ेगा, वरना तुम ही बताओ, अगर तुम छत पर खाना नहीं बनाओगी तो और कहाँ पर बनाओगी? आप लोगों को रसोई नीचे ही कर देनी चाहिए थी। आपने और पूरी गांव ने मिलकर छत पर रसोई कर दी है, जिसकी वजह से हम बहुओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने तो कभी ऊपर छत वाली रसोई पर काम ही नहीं किया है। हम भी इतने सालों से छत पर ही काम करते आ रहे हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो हमने 3 बजे भी खाना बनाया है। लेकिन मम्मी जी, हमसे नहीं हो रहा। हमें नहीं पता, हमें छत पर अब खाना नहीं बनाना, खासकर सुबह 4 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ रितु के घर में भी यही हाल था। आखिरकार तुम सबको इतनी परेशानी ही क्यों हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है ऊपर, और जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी खराब रहती है। आपको पता है ना, मुझे कल से ही बुखार हो रहा है, और ऐसे में ऊपर छत पर खुली हवा में सुबह 4 बजे काम करना बहुत मुश्किल है। हम सुबह 4 बजे कोई काम नहीं करेंगे। तुम्हें काम तो करना होगा सुबह 4 बजे ही। तो अगर तुम सुबह 4 बजे काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? वो हम सब नहीं जानते मम्मी जी। सुबह 4 बजे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इतनी सुबह सुबह ठंड में छत पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। प्रीति के घर में भी प्रीति को भी इस बारे में अपनी सास से बात करनी थी, लेकिन प्रीति का हाल कुछ अलग था। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, तुम्हें क्या बात करनी है? मम्मी जी, मुझे कुछ तो बात करनी ही थी, लेकिन मैं भूल गई मम्मी जी। हे भगवान, पता नहीं बहू तुझे हर बार क्या होता रहता है। हमेशा कहती है कि तुझे मुझसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद तुम मुझसे कुछ बात भी नहीं करती। दरअसल मम्मी, मैं पूछ रही थी कि क्या हम छत की बजाय रसोई नीचे नहीं कर सकते? नहीं बेटा, तुम तो जानती ही हो कि घर में इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं है, और बहुत समय से हमारे रसोई ऊपर ही बनी हुई है, जिसकी वजह से हमने रसोई ऊपर छत पर ही परमानेंट कर दी थी। अब नीचे तो रसोई बन भी नहीं सकती।
अच्छा ठीक है मम्मी जी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर में भी यही हाल था। हर रोज मुझे अपने साथ मोनू को भी छत पर लेकर जाना पड़ता है। इसकी वजह से इसकी भी तबीयत खराब हो रही है। मम्मी जी अब से मैं छत पर खाना नहीं बनाऊंगी। सुबह 4 बजे उठकर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे सिर्फ तुम्हें ही सुबह 4 बजे उठकर काम करना पड़ता है। हम सबको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन हमारी तरह आप लोगों को पहले उठकर यहाँ नहा धोकर उसके बाद छत पर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ता। इतनी ठंड में इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, बिल्कुल सीने को चीर जाती है। इस तरह अब हर घर में ही कलेश हो रहा था और अगले दिन बहुओं ने हड़ताल कर दी थी। सभी ने सुबह 4 बजे उठकर छत पर खाना बनाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से घर के बाकी सदस्यों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हमारी बहू ने तो खाना बनाने से ही मना कर दिया है। कह रही है ऊपर 4 बजे खाना बनाने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है और बहुत परेशानी भी होती है। बताओ आजकल की बहू के तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे तो हमें इस बारे में बहुत शांति से बैठकर बात कर लेनी चाहिए। अरे हम भला बहू से शांति से बैठकर बात क्यों करेंगे? अगर उसकी बात मानेंगे तो इस तरह तो हमेशा घर में उसकी ही चलती रहेगी और हमारा क्या होगा भला? या तो बहू हमारे लिए 4 बजे खाना बनाएगी वरना कुछ नहीं। दूसरे घर में अरे हमें एक बार बहू से बात कर लेनी चाहिए, आखिर वो चाहती क्या है? अरे ऐसे कैसे हम बहू से बात कर सकते हैं? हम बहू से कोई भी बात नहीं करेंगे। वो तो 4 बजे उठकर खाना बनाना ही नहीं चाहती। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन हमें उनकी भी तो बात मान लेनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे मान लेनी चाहिए? जब कोई बात जायज ही नहीं है तो भला हम उसकी बात क्यों मानेंगे? वहीं दूसरी तरफ महेंद्र के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। अरे भाई, तो इस तरह से घर में कलेश करने का क्या मतलब बनता है? अगर हम इस तरह से कलेश करते रहेंगे तो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। हम सभी को मिलकर बैठकर बात कर लेनी चाहिए। बात हम कैसे कर सकते हैं भला? जब बहू ने ही हमारे मुंह पर सीधे तौर पर फैसला सुना दिया है तो हम भला अब शांति से बैठकर कैसे बात कर सकते हैं? उस तरफ बहू खाना नहीं बना रही और दूसरी तरफ तुम उससे बात नहीं करना चाह रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर किस तरह इसका हल निकलेगा भाई? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी भी हाल में बहू की सारी बातें मानने नहीं दूंगी। अरे उसकी जिद भी नाजायज है। वो सुबह 4 बजे उठकर काम करने से मना कर रही है, जबकि इतने सालों से हम भी बिना किसी शिकायत के ये काम करते आ रहे हैं। इस तरह अब गांव के हर घर में अब 2 गुट हो चुके थे। एक तरफ बहू अपनी जिद पर खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ सास भी अपनी जिद पर खड़ी थी कि आखिर बहू इस तरह की डिमांड कैसे कर सकती है, जिसकी वजह से घर के मर्दों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी एक बैठक की। भाई आखिर हम इन दोनों को कैसे समझाएं? कोई भी हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। सच में मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी तो एक भी बात मानने को तैयार ही नहीं है दोनों जने। मैंने भी शांति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी शांति से बात करने को तैयार ही नहीं है। नाम तो शांति है, लेकिन काम में कहीं पर भी शांति नजर नहीं आ रही मुझे तो अब घर में। तो अब आप सब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आज तो हमें से किसी को भी खाना नहीं मिला और अगर ऐसा चलता रहा तो पता नहीं कब तक हमें खाना नहीं मिलेगा। खाना तो दूर की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि अब घर में शांति भी रहेगी। घर में 2 टुकड़े हो चुके हैं और दोनों ही अपने अपने पक्ष की बात को सही बता रही हैं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों पक्षों को बुलाते हैं और दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और हम सभी को मिलकर एक बीच का सलूशन निकालना चाहिए जिसकी वजह से दोनों को ही परेशानी ना हो। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह जब बहुएं और सास आपस में एक चीज के ऊपर सलूशन नहीं निकाल पा रहे थे, तब घर के मर्द आगे आते हैं और सभी को वहां पर बैठक में बुलाकर शांति से बात करने के लिए बुलाते हैं। पहले घर की बहू बताएंगी कि उन्हें क्या परेशानी होती है, उसके बाद उनकी सास बताएंगी कि क्या ये बात जायज है। तब पहले बहुएं अपना पक्ष रखती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, सुबह 4 बजे उठकर हमें छत पर खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड लगती है और हमारी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ तक कि मैं तो जीने से गिर भी गई थी और मेरे तो बच्चे को ही बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो मेरे पीछे से रोता है और मुझे इसे भी सर्दी में ऊपर ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे निमोनिया तक हो गया है। अब 8 महीने का बच्चा खुले हवा में कितनी ही ठंड बर्दाश्त कर पाएगा। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम सुबह 4 बजे उठकर छत पर खाना नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। बहुओं की बात खत्म होने के बाद अब है घर की सास के बारी की उनका पक्ष क्या है। देखो, हमारे यहाँ गाँव में बहुत सालों से यही होता आ रहा है और सभी घर के बेटे को सुबह 6 बजे घर से काम करने के लिए निकलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। इन्हें तो सिर्फ ठंड में अपनी परेशानी नजर आ रही है कि ऊपर खुले में खाना बनाने में परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भी तो सुबह सुबह खेत में जाकर काम करते हैं और फिर हमारे बच्चे भी तो गांव से इतनी दूर शहर में काम करने जाना पड़ता है उन्हें। अगर इन्हें सुबह जल्दी उठकर खाना नहीं बना कर देंगे तो और कौन देगा। सुनीता की बात सुनकर सभी बहू को बुरा लगता है। तब वो कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसा कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा गलत है।
हाँ बिल्कुल सही कहा, हमने थोड़ा सा गलत कह दिया। हमें 4 बजे उठने में परेशानी नहीं है, लेकिन 4 बजे उठकर जब हम छत पर खाना बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया जाए ताकि हम नीचे ही सर्दियों में कम से कम खाना बना सके। अब कही ना तुमने बिल्कुल समझदारी वाली बात, हमने भी तुम्हें ज्यादा ही कह दिया था, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो हम सर्दियों में तुम्हारे नीचे ही रसोई का सेटअप कर देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें गर्मी में छत पर खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है, नीचे तो हमारे आंगन में बहुत ज्यादा स्पेस है, वहीं पर हम साइड में थोड़ा सा बहू के लिए रसोई बना देंगे ताकि उन्हें बार बार जीने पर सुबह 4 बजे उठकर ऊपर नीचे न करना पड़े। अभी जरूरी नहीं कि सुबह नहा धोकर ही काम करे, 4 बजे उठकर डायरेक्ट खाना बना सकते हैं। इस तरह सास भी बहू की बात समझ जाती है और उनका सोल्यूशन निकालने के लिए मान जाती है और वो सर्दियों में ही कम से कम उनकी रसोई नीचे बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर हमारी रसोई नीचे हो गई तो हमें 4 बजे उठने में परेशानी नहीं है, इस तरह सारी समस्या हल हो जाएगी। अरे ये हुई ना बात, जब सभी ने मिलजुल कर बैठकर बात की तो आराम से तो सोल्यूशन तो निकल ही गया। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, अब इससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह ठंड में छत पर खाना बनाने वाले गांव में सर्दियों में थोड़ी राहत मिल जाती है और अब बहुओं को नीचे ही रसोई मिल जाती है।